अब अग्लो हाम्रो अर्को वक्ता विषय हाम्रो जुन छ मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउँदाखेरि के चुनौतीहरू छन् यस विषयमा राखिदिनको लागि जनाब मौलाना नजरुल हसन फलाईलाई म अनुरोध गर्दछु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन इला यौमिद्दीन। ये टॉपिक जो है थोड़ा हसास है, लेकिन मैं चूँकि यहाँ इंटेलेक्चुअल के बीच में हूँ, इसीलिए उसकी हसासियत को नज़रअंदाज करते हुए जो हकीकत है मैंने जो समझा है, हो सकता है कोई बात मेरी ऐसी भी हो जो आपको सही ना लगे, तो हर एक का अपनी स्टडी होती है, लेकिन मैंने जो समझा है वो आपके सामने एक अमानत के तौर पर लाने की कोशिश करूँगा, ताकि हम लोगों के लिए आगे सोचने का रास्ता खुले और आगे मदरसे का भी मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सके। एक चीज़ इसमें जो हमारे पॉलिटिक्स में लगे हुए लोग हैं, वो ज़्यादातर मैंने जो देखा, जो गांव घर में और इस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं मुसलमानों में से, वो अपने इस्लामी नॉलेज की कमी और क्या कहते हैं कि वोट हासिल करने का जो एक चाहना, इन दोनों को लेकर के समाज में भुनाने के लिए मदरसा मस्जिद बहुत ही इजी वो होता है। ये सब को लेकर के कुछ गैर अक्ली बातों को भी वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ आती है जो हम लोगों ने इसको समझ में आया कि इसको कैसे हल किया जाएगा कि उन लोगों के सपोर्ट से ऐसे लोग ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जो उसके अहल नहीं होते हैं। दूसरा, जो इख्तिलाफात हमारे यहाँ मदरसों के बारे में कहा जाता है, उसको मिलाने के बजाय वो उसको हवा दे करके ही अपने वोट बैंक को ज़्यादा मुस्तहकम और फ़ायदा समझते हैं। और एक चीज़ और भी है उनकी, चूँकि धार्मिक तालीम नहीं है, मजहबी एजुकेशन नहीं है, तो कुछ उनको ऐसा तकद्दुस का एक पहाड़ भी उनके सर पे रहता है कि उनको लगता है कि वो जिस तरह भी कर रहे हैं हज़रत जी, वही शायद आइडियल इस्लाम है कि नहीं। चाहे वो आज के ज़माने में भी वो बोराही पे बैठाएं, आज के ज़माने में भी छड़ी से पीट पीट करके पीठ और उसको दागदार कर दें, लेकिन वो समझते हैं कि ये तकद्दुस की जगह है, इसमें बोलना बड़ा घातक हो सकता है, लिहाजा वो भी हज़रत जी का वैसे ही लेकर के और उसको उसी लिहाज से पेश करते हैं। तो ये चीज़ है जो हमें समझना चाहिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो एजुकेशनल सिस्टम है और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बजाते खुद कोई ऐसा तकद्दुस नहीं है कि जिसको छेड़ा नहीं जा सकता है या जिसके ऊपर बात नहीं की जा सकती है। ये बात चूँकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं जो समाज को डील करते हैं, उनको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमको सही से सही चीज़ तलाश करके, और जैसे क्वालिटी की अभी बात हो रही है, इन चीज़ों के तरफ हमको भी आगे बढ़ाना है, न कि उनकी कमज़ोरियों को बाकी रख करके अपना वोट का या और दूसरी चीज़ों का उल्लू सीधा करना है। ये चीज़ हमारे जो जनरल वो लोग हैं, मुझे बार बार इसका जो है एहसास होता रहा है। तो ये चीज़ हमको, दूसरा जो परंपरागत सोच के लोग हैं, उनको क्या लगता है कि ये जो मदरसा अभी चल रहा है हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में, शायद ये हूबहू वही मॉडल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था।
है ना। हकीकत ये है कि अभी का जो ये मदरसा है, ये मदरसा एक इज्तिरारी दौर की पैदावार है। मतलब जब इस्लामी खिलाफत ख़त्म हो गई और एजुकेशनल सिस्टम मुसलमानों के हाथ से निकल गया और गैर मुस्लिमों के हाथ में आ गया, और उस वक्त जो हुकूमत को जो कारिंदे और हुकूमत चलाने के लिए जो जनशक्ति चाहिए थी, वो मुसलमानों से नहीं लेकर के उन्होंने जो अपना एजुकेशनल सिस्टम लागू किया उससे लेने लगे, और मुसलमानों की तहजीब को मिटाने और उसको ख़त्म करने के लिए जब वो कोशिश करने लगे, तो उस वक्त के हमारे बुज़ुर्गों ने, उलमा ने बहुत ही एक ज़रूरत के मुताबिक एक जो उस वक्त वो कर सकते थे सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया कि कम से कम हम ऐसे उलमा पैदा करें जो समाज में दीनी अक़दार को कायम रख सकें, और वो क्या कहते हैं कि मस्जिदों की इमामत कर सकें और ज़रूरत के मुताबिक दीन सिखा सकें और ये सारी कर सकें। दीन को कहीं न कहीं बचा के रखा जाए, उस वक्त के उलमा का ये कदम बहुत ही सराहनीय था। लेकिन वो इज्तिरारी चीज़ को हमेशा के लिए ऐसा समझ लेना कि वही असल है और उसमें न कोई चेंजिंग की जा सकती है, न कोई तब्दीली लाई जा सकती है, न उसको अच्छा किया जा सकता है, ये सोच जो है डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत बड़ा जो है वो बना हुआ है मुश्किल। ये जो चैलेंजेस है उसको मैंने दो खानों में बांटा है। एक है जो हमारा दाखिली चैलेंज है, और इसको मैंने नेपाल का जो स्टडी है उसको सामने रख करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है, जैसा कि अभी हमारे वो सर ने क्या था, गोपाल सर ने एक बात कही कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी जो है पटना यूनिवर्सिटी से मतलब सर्टिफिकेट दिलवाती थी और वहाँ से असातिज़ा को टीचर को लाई और यहाँ पर तालीम दिलवाई, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज वो यूनिवर्सिटी बन गई। वो यूनिवर्सिटी कैसे बन गई? क्योंकि यहाँ के लोगों ने उससे अपनी ज़रूरत के वक्त फ़ायदा तो उठाया, लेकिन ज़हनी गुलाम नहीं बने। उन्होंने उसी को लास्ट नहीं समझा। अब उसके बाद उनकी उड़ान हुई कि नहीं, हम यूके की यूनिवर्सिटी को देखेंगे, लंदन की यूनिवर्सिटी देखेंगे और उसके बिलमुकाबिल में जाएंगे और उसमें जाएंगे, और ख़ुद अपने पैर पे खड़े हुए। हमारे यहाँ जो ज़हनी ग़ुलामी क्या है कि हम जिस मदरसे से पढ़ कर के आए हैं इंडिया के, हमारी आखिरी मेराज वही है कि नहीं? हमको वही सबसे अच्छा लगता है। अगर वो हिंदी को रखेगा तब हम यहाँ नेपाली बढ़ाएंगे, वो इंग्लिश ऐड करेगा तो हम ऐड करेंगे, नहीं करेगा तो हमारा दीन कहता है कि हम नहीं करेंगे। वो साइंस बढ़ाएगा तो हम बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएगा तो नहीं बढ़ाएंगे। और हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको आला तालीम के लिए यही इदारा कायम करें फजीलत तक का, और हमारे बच्चे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, ये नहीं सोचते हैं। जबकि अगर गुलामी ही करनी थी तो थोड़ा सा और भी कर लेते कि नदवा अगर अपने बच्चे को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एफिलेशन करा के दाखिला करा सकता है, तो थोड़ा सा उन्हीं से सीख करके हम भी अपने बच्चे को त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं दाखिला करवा सकते हैं? थोड़ा सा ये थोड़ा निचली गुलामी हो गई कि अब हम फला से पढ़ के आए, हमारा बच्चा फला ही जाएगा, और उससे एफिलेशन मिल गया, उसी के लिए होड़बाजी है। अगर मिल गया तो बस हो गया, हम कामयाब हो गए। इतनी नीची ज़हनियत से ऊंचा आदमी कैसे बन सकता है? तो सबसे पहली बात कि फ़ायदा तो हम उठाएंगे ज़रूरत के मुताबिक हर जगह से, लेकिन किसी का ज़हनी ग़ुलामी इस हद तक नहीं कबूल करेंगे कि हम ये भूल जाएंगे कि हम नेपाल में हैं, जो अलग मुल्क है, जिसके अलग ज़ुबान है, अलग सारा कुछ अलग है, और वहाँ पर हम हैं। तो हमको यहाँ की मिट्टी के लिहाज से अपना कोर्स बनाना है, न कि हमको हिंदुस्तान, पाकिस्तान या किसी और मिट्टी के हिसाब से जो है कोर्स बनाना है।
यहाँ ऐसे लोग नहीं पैदा होते हैं, लोग नहीं अपने अंदर वो चीज़ पैदा करते हैं कि हम यहाँ पर कोर्स बुक लिखें, है कि नहीं। भारत में अभी भी अरबी दर्जात में लोगों ने कोर्स बुक नहीं लिखी है किसी काम के लिए। कोई सिर्फ मैं देख रहा हूँ अरबी में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी के लिए कोर्स लिखा है। बाकी आप देखिए तो किसने लिखा है? वो किताब जो तारीख़ इब्न खुल्दुन किसी और काम से लिखी गई थी, उसका कोर्स बुक से कोई ताल्लुक़ नहीं था, हमारे यहाँ कोर्स में दाखिल कर दिया गया, है कि नहीं। वो जो किताबें पढ़ाई जाती हैं हम अभी उसका नाम नहीं गिनाते हैं, लेकिन हमने क्या समझा कि यही वो है असल मेराज। तो ये ज़हनी गुलामी से निकलना पड़ेगा आपको। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो नेपाल के मदरसे को आगे नहीं बढ़ने देता है। दूसरा, हम इस नेपाल के हैं और नेपाल के हर चीज़ में हमारी शराकतदारी होनी चाहिए, हर चीज़ में। अभी डॉक्टर साहब ने वो सबसे ज़्यादा 44% किसका आपने बयान किया? संस्कृत। वो आपके मदरसे ही के टाइप के हैं। जो हिंदुओं का पंडित पैदा करने का मदरसा है संस्कृत विद्यालय, आज वो पंडित एक तरफ जो पंडित बनना चाहता है, जिसको आप हम इमाम इधर बनाएंगे, वो पंडिताई भी करता है, और जो इधर जाना पड़ता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनता है कि नहीं। वो मुख्य सचिव भी बनता है, और वो जो है वो करिकुलम डिपार्टमेंट का हेड भी बनता है। और हमारे मदरसे के लोग क्या समझते हैं कि हमको ले दे करके हिंदुस्तान जाना है, वहाँ से कुछ डिग्री लेके आना है, और उसके बाद यहाँ पर कहीं छोटे उसमें घुस जाना है, या नहीं तो कतर जा कर के अपना पैसा कमाना है। मतलब इस सोच से आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? कम से कम देखिए ना कि हम लोगों ने साथ काम शुरू किया था। बौद्ध के गुम्बा का और हिंदुओं के गुरुकुल का और मुसलमानों के मदरसा का। वो लोग माजिस्टर तक का कोर्स बना चुके हैं, गुम्बा वाले। हिंदू वाले भी ऊपर तक का कोर्स बना चुके, ठीक है। मुसलमान अभी तक लड़ रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहली चीज़, हम जहनियत ही नहीं बना रहे हैं कि अपने मदरसे को हम यहाँ एफिलेट कराएं और उनके सर्टिफिकेट का वैल्यू कराएं और हम आला तालीम की तरफ जाएं, है ना। मतलब की चीज़ें उठाते हैं। मैंने अभी हमारे शेख, इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू आएगी, जो हमारे गेस्ट हैं अब्दुल कदीर साहब, डॉक्टर साहब, उनसे मैंने पूछा कि आपने इंडिया के मदरसों का भ्रमण किया है, वो जो इन चीज़ों से भागते हैं, तो कोई ठोस सबब उन्होंने दिया है कि इसकी ये वजह है? मोहतरम ने बहुत ही सफाई के साथ कहा कि सामने ही बैठे हैं कि नहीं, कोई ठोस सबब नहीं है, कोई सबब नहीं है। बस ज़हनी वो है कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कोई वो नहीं है। तो अभी वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं कि मैं इसको थोड़ा और खोलूँ। बहरहाल मैंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा सबब है कि हम खुद नहीं जाना चाहते हैं, और जब खुद नहीं जाएंगे तो दूसरा क्यों ले जाएगा। मैं वो कह रहा था कि हमारे हम लोग जो निसाब तालीम वगैरह बना रहे हैं, उसमें एक साहब हैं जो कहाँ से पढ़े हैं, वो हिंदुओं का जो अपने वहाँ जो नहीं है संस्कृत पाठशाला, उससे वो पढ़ा है। उसने कहा कि एउटा कुरा भन्छु नजरुल जी, नराम्रो नमान्नु होला। हामीलाई भन्नुहुन्छ नि हामी ब्राह्मण अगाडि छौँ, हाम्रो जब कुनै काम हुनेवाला हुन्छ नि, यदि अलिक कमजोर भयो पनि हामी हुन दिन्छौँ, त्यसपछि फेरि सच्याएर अगाडि बढाउँछौँ। तपाईको त काम हुने कुरामा तपाईको मान्छेहरू मुस्लिमहरू के काम भइरहेछ त्यो पनि बुझ्दैन, हल्ला उठाएर त्यो कामै रोकिदिन्छ। तपाईं कसरी अगाडि बढ्नु, है कि नहीं। अभी हमारे
बुद्धिस्ट रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा कि अब हम लोग अपने कोर्स को रिव्यू कर रहे हैं। अभी हम बनाए ही नहीं है, रिव्यू की बात तो बाद में आएगी मेरे ना। तो ये चीज़ है कि हम उसके लिए अभी तैयार ही नहीं हैं। हमारे अक्सर मदरसे में क्या है, 2000 मदरसे या 3000 जितने भी मदरसे हों, कितने तक की पढ़ाई है? क्या उसमें क्लास सिस्टम से पढ़ाई है? क्या उसमें सब्जेक्ट वाइज इतने क्लास में ये किताब पढ़ी है निसाब? कोई निसाब नहीं। अक्सर में कुछ इदारों में निसाब है, अक्सर में कोई निसाब नहीं है। बस पढ़ाओ, पढ़ने मत दो। और वो पढ़ करके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिसके लिए पढ़ाते नहीं इमाम हुआ, ना इमाम बनता है, ना अवाम बनता है, ना कुछ होता है, गायब हो गया। तो अक्सर मदरसे जो हैं वो इसका यही हाल है कि ना उसका कोई निसाब तालीम है, ना कोई मेयार तालीम है। और मैं ये बात कह चुका हूँ कि इल्हाक के लिए हम लोग अभी कुछ ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं हैं कि हमें इल्हाक कराना चाहिए। तो फिर होगा कहाँ से? पहले हम तो अपनी ज़हनियत को चेंज करना होगा और फिर उसके बाद जाना पड़ेगा। अगर कोई रुकावट आएगी तो उस वक्त ना हम हल निकालेंगे, पहले ही से रुकावट लेकर बैठे रहेंगे। तो ये चीज़ है। छठी चीज़ ये है कि नेपाल के में जो अभी बाजाबता जो बात आ चुकी है, कोई इन जो धार्मिक इदारों के लिए बाजाबता जो नीति नियम ठोस बन के आना चाहिए, अभी कुछ आया है लेकिन वो उतना ठोस नहीं है। तो ठीक है, जो आया है उसको ले, अब उसमें क्या क्या परिमार्जन करना है उसको करे। तो ये इसका भी न होना एक बड़ी वजह है जो हमारे यहाँ वो चली आ रही है। मदरसों के अक्सर जो जहाँ सबसे ज़्यादा मसला जाके फंसता है ना, वो है हिसाब किताब। समझ रहे हैं ना? हम हिसाब किताब गवर्नमेंट को क्यों नहीं पेश करना चाहते हैं? कहाँ प्रॉब्लम है? हम अपने हिसाब किताब को शफाफ क्यों नहीं रखना चाहते हैं? तो ये सबसे बड़ा मसला है जो रुकावट है हमारे इदारे को उन चीज़ों में लाने के लिए। हिसाब किताब में शफाफियत की कमी पाई जाती है। हम क्या चाहते हैं हम खुद उस बात को नहीं जानते हैं। हमें मदरसे को कहाँ ले जाना और क्या करना है। अगर इन चीज़ों को हम सही माने में ठोस तरीके से जान ले तो मसले का हल जो है बहुत जल्द निकल जाएगा। हमारा जो तालीमी सिस्टम है वो न इल्मी है न अमली है, यानी उससे अमली ट्रेनिंग लेकर के लोग नहीं आ पा रहे हैं। उसमें कितने दुआत मिल रहे हैं हमारे मदरसों से, कितने मुस्लिहीन मिल रहे हैं, कितने आइम्मा मिल रहे हैं, उन्हीं का डाटा निकालना नहीं। जिसके लिए 2-2.5 हज़ार अगर मदारिस हैं तो 2-2.5 हज़ार कम से कम इमाम होना चाहिए ना हमारे पास। तो अगर एक मदरसा एक इमाम भी नहीं दे पाता है और उसी के नाम पर हम मदरसा को किसी और चीज़ में भी नहीं जाने देते हैं, हालांकि हम तो इस बात के कायल हैं कि आप अगर यहाँ के सीडीओ हों और जुमा के दिन इस मस्जिद में आके खुतबा दें तो बहुत अच्छी बात है। क्या उसमें रुकावट क्या चीज़ की है? तो ये कि जिस काम को लेकर के हम एफिलिएशन से रोकते हैं वो काम भी हमारा मदरसा हमको नहीं दे रहा है सब। और ये सब के पीछे क्या है जानते हैं? लोगों के ये जो मजहबी तिजारत है, मजहबी तिजारत। उस दिन दीनियात में कुछ लोग खड़े हो गए, हम लोग 70% हैं, ये लोग की क्या परसेंट है, कितना है, ये दीनियात बनाएंगे, हम कैसे चलाएंगे। जब उनको दिया गया कि दीनियात में कहाँ कहाँ, हाँ सबका अलग अलग है, हम लोगों ने तय कर लिया कि हम दीनियात अलग अलग पढ़ाएंगे। जब कहा कि ये किताब लो और इसमें कहाँ पर इख्तलाफ है या जो तुम्हारे अकीदे के लिहाज से जो बिल्कुल ही गलत है वो निशानदेही करके दो, तो एक निशानदेही करके नहीं दे सके।
लेकिन अवाम में उन्होंने यही फैला रखा है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा भी चाहिए, हजरत जी कहलाना भी है। ये दो जो एकदम पॉइंट बोल रहे हैं यार, थोड़ा सुनिए ना, अपनी बारी आती है तो भागने लगते हैं। रुकिए। तो मैं ये कह रहा था कि असल क्या है कि वो मजहबी इजारादारी और उसके नाम पर नामो नमून, और दूसरी चीज क्या है, पैसा। इन दोनों को लेकर के वो मिसगाइड करके लोगों को रखते हैं कि नहीं हम लोग अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमारे इंटेलेक्चुअल तबका को समझना होगा। इत्तेहाद जो नहीं हो पा रहा है उसमें यही चीज असल रोड़ा है। दीन की बुनियादों के बजाय हम फुरुआत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। दीन की बुनियाद पर तवज्जो नहीं है, फुरू भी नहीं, दर फुरू, उससे भी नीचे जा करके उस पर हम बातें करते हैं, है कि नहीं, जिसका दीन की बुनियाद और फरा से भी ताल्लुक नहीं है। उसके बाद एक चीज क्या है कि हमारे सारे पोस्ट पर जो निर्णायक पोस्ट है उसमें तो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। वो हमारे दीन को, हमारे मदरसों के तकाज़ों को, इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो उनको हम सही बात समझा भी नहीं पाते हैं, सही बात पहुंचा नहीं पाते हैं। और उससे बढ़ के जो मतलूब था कि हमारे लोग हर जगह होना चाहिए था, उन पॉलिसी साज इदारों में होना चाहिए था, वो भी हमारा नहीं है। तो हमारे लोगों को पॉलिसी साज इदारों में न होना, अब मान लीजिए निसाब तालीम बना रहे हैं मदरसे का, और उसका जो मेन जो आदमी उसको डायरेक्ट कर रहा है वो बेचारा पढ़ा हुआ है वो संस्कृत पाठशाला से, तो वहाँ पर अगर एक आलिम दीन होता तो वो उन जो उलझाया जाता है उन सारी चीज़ों को देखता और वो ज़्यादा अच्छा से बना सकता था। निज़ाम तरबियत हमारे मदरसों में बिल्कुल है ही नहीं। हम लोग पढ़ने के ज़माने में जो हम लोगों ने तरबियत हासिल की, हमारे असातिज़ा ने तरबियत हासिल की, अभी क्या है, क्लास की छुट्टी की घंटी बजी और बच्चे चूँकि पैदल होते हैं वो पीछे होते हैं, असातिज़ा मोटरसाइकिल और साइकिल से उससे आगे होते हैं। वो तरबियत करने वाला कोई है ही नहीं कि उसको बताए कि तुमको क्या बनना है, आगे क्या करना है। उस लिहाज से निज़ाम तरबियत बिल्कुल ही मदरसों का जो है ख़त्म हो गया है, जिसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो टीचर अच्छे मिलते नहीं हैं, और जो मिलते हैं उसकी ट्रेनिंग का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है। जबकि ये ऐसी चीज़ है, टीचिंग प्रोफेशन, यहाँ पर माहिरीन मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो बताएंगे कि इसमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, है कि नहीं, ताकि नया कुछ आया हो तो फिर वो टीचर उसके लिहाज से आगे बढ़ाएगा। अब मुझे बताइए, हम मदरसे चलाने वाले हैं, कितनी बार अपने टीचर की वो किया है ट्रेनिंग, सोचा भी है, सोच भी नहीं गई है। तो टीचर ट्रेनिंग का कोई भी वो नहीं है। हमारे यहाँ हम निसाबी सरगर्मियों में सिर्फ तकरीर को ले लिया गया है, तहरीर का कहीं आम तौर से वो नहीं है, और खेल कूद तो हमारे यहाँ से निकल ही गया। लिहाजा जब पुलिस का और आर्मी का और इसका वैकेंसी निकलती है तो मुसलमान में कोई होता ही नहीं जो उधर जाएगा। अगर उसी के यहाँ दौड़ का, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारा ये खेल होता, लड़के थोड़ा सा वो होते तो वो अपने आप को जो उसमें सक्षम होता, जिसका दिमाग उधर होता, वो बजाय और काम करने के वो आर्मी में जाते। तो ये जो हमारे यहाँ हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, इन चीज़ों की बहुत कमी है। जायज़ा और एहतिसाब हमारे यहाँ इसकी भी ज़रूरत है कि उसको बढ़ाया जाए। स्किल ट्रेनिंग नहीं देते हम, कि ताकि बच्चे अपनी स्किल से कमाएं और इल्म को जो है दावती काम को वो दीन की खिदमत के लिए करें। ये स्किल ट्रेनिंग की हमारे यहाँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत, अल्लाह को ये दुनिया चलानी है, लिहाजा हर आदमी को अलग अलग दिमाग दिया है। सब डॉक्टर बनेगा तो दुनिया नहीं चलेगी। तो स्किल ट्रेनिंग होगी तो वो बच्चे
जो आला तालीम हासिल करने का दिमाग नहीं रखते हैं लेकिन उधर रखते हैं, तो वो उधर जा कर के हमारे मुल्क को, कौम को वो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो हमारे मदरसों में स्किल ट्रेनिंग नहीं है। उसी तरह से काउंसलिंग का कोई हमारे यहाँ बिल्कुल ही एहतमाम नहीं किया जाता है कि बच्चों को गाइड किया जाए, टीचर थोड़ा वो करें कि तुम इस मैदान में आगे बढ़ो, तुम इस मैदान में आगे बढ़ो। इन चीज़ों का नहीं है। मकसद ज़िंदगी हम नहीं पढ़ाते हैं। और खारजी असबाब में मैंने एक बात बता दी कि हमारा जो हुक्मरान तबका है वो हमारे दीन, हमारे तहज़ीब और इन चीज़ों से नावाकिफ़ है और हम खुद उसमें शरीक नहीं हैं। लिहाजा पहली फुर्सत में तो हम उन तक दीन की बात पहुँचाएँ। आज देखिए अच्छे लोग मौजूद हैं, हमारे विद्यानाथ कोइराला जी, मिलिए तो दिल खुश हो जाता है। वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं और मदरसे के लिए जान जी से लगे हुए हैं। हमारे सर अभी गोपाल सर ने बात रखी। इस तरह के बहुत लोग हैं नेपाल में। हम उन तक अगर सही बात पहुंचाएं तो हमारी बात नीति निर्माण तक पहुंच सकती है। तो उसके बाद जो हमारी पहुंच कहाँ तक है, वो नेताओं तक जो ज़्यादा झूठ और फरेब और उन सारी चीज़ों में ले करके हमको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी बातों को संजीदगी, वो कहा ना, फलाई साहब ने कहा कि वहाँ एक मदरसा बोर्ड बना दिया है। भाई सेंट्रल मदरसा बोर्ड 2-3 बार वो हुआ है, उसकी कोई हैसियत है कानूनी, कोई अहमियत है उसके, ना एक फैसला है, ना उसके पास कोई बजट है, ना कानूनी है। वो क्या है, वोट बैंक है। जो वोट देता था ये बेवकूफ़ इतना ही में खुश हो जाएगा, चलो इसको इतना दे दो, अब ये खुश रहेगा, हमको वोट देगा ना, मुसलमानों से दिलवाएगा। तो ये सब कोई हमारी उपलब्धियां नहीं हैं। और कुछ न कुछ जो मदरसों के खिलाफ बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात हमारे पड़ोसी मुल्क या और जगहों पर इस्लाम दुश्मन लोग लगा रहे हैं, उसका हालांकि अभी तक दाखिला नेपाल में नहीं हुआ लेकिन खुला बॉर्डर है, कुछ न कुछ असर जो है वो आ रहा है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर हमको जो है देखना है। और ये जो दहशतगर्दी और इसका उसका जो झूठा इल्ज़ाम है वो उसको जो है उससे मुतासिर हुए बगैर और उसको आने देने से पहले हमको अपनी सही बात जो है जगहों तक पहुंचा देना है। और मदरसों के लिए बाजाब्ता माली मदद नहीं है, और जो माली मदद है उसके नुकसानात फलाई साहब ने रख दिया है, मैं टाइम की कमी की वजह से उसको नहीं दोहराऊंगा। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं नेपाल में, वो ये है कि नेपाल के लोग एज ए होल, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं यहाँ के, वो आपके खिलाफ मुतअस्सिबाना जहन नहीं रखते हैं, आपके मददगार हैं और आपके लिए अच्छा सोचते हैं। अक्सरियत जो है यहाँ की वो आपके लिए अच्छा सोचती है। मालूमात नहीं है आपके लिए उस अंदाज से मदद नहीं कर पाती है, लेकिन वो सोचते अच्छा हैं। ये बड़ा पॉजिटिव है नेपाल का, है कि नहीं। उनके लिए दर्द है, वो आपको उठाना चाहते हैं, उनको मूलधार में लाना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। मदरसों के पास, अक्सर मदरसों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कि नहीं। आप एक मदरसे में लेके चले जाते हैं हम सरकारी मेहमान को, तो वो 10 घूमता, अरे इतनी माता हमरो ठूलो कॉलेज चलती हो करा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, उसका सही इस्तेमाल नहीं है। उसी तरह से मुस्लिम कौम में अभी भी मदरसा पर खर्च करने का जज्बा है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, लेकिन उस जज्बे का गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है कि नहीं। तो मदारिस अभी भी अच्छे लोगों के हाथ में है, ऐसा नहीं है कि मदारिस के चलाने वाले गलत लोग हैं, अच्छे लोगों के हाथ में अभी भी अक्सर मदरसे अच्छे ही लोगों के हाथ में हैं। ये है, हुकूमत का रवैया भी मुस्बत है और मीडिया का रवैया भी मुस्बत है। बहरहाल ज़्यादा चैलेंज हमारे अपने अंदर है। हमने अगर कोशिश किया तो हुकूमत भी मुआविन है, हमारे बौद्ध भाई भी मुआविन है, हमारे हिंदू भाई भी मुआविन है और हमारी हुकूमत भी मुआविन बनेगी इंशाअल्लाह। और जो हम मदरसे को जहाँ ले जाना चाहते हैं अच्छे से ले जा सकते हैं। अपने दिमाग से पहले शक को सुबह को निकाल करके स्ट्रगल मुस्बत अंदाज से करना शुरू कर दें। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए।